नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी, है ना। तो इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है ताकि आपकी तैयारी में कुछ और मदद मिल सके। मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी रहती है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। अब फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी में हम देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में एक हमारा टॉपिक आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एजुकेशनल मैनेजमेंट मीन्स शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान की शैक्षिक परिदृश्य इन राजस्थान, है ना। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारा 2009 में आया था। तो इसका स्टार्टिंग है कंसेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। ये आज हम ले रहे हैं। कंसेप्ट का मतलब है कि ये एक्चुअल में एजुकेशनल मैनेजमेंट है क्या, फंक्शन क्या क्या कार्य हैं इसके, प्रिंसिपल्स क्या क्या सिद्धांत हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एजुकेशनल शैक्षिक, शिक्षा से जुड़ा हुआ, मैनेजमेंट हमारा होता है प्रबंधक, जो काम को व्यवस्थित करता है। ये काम को करने का एक साधन है। इट इज़ ओनली अ मीन्स नॉट एंड। किसी भी संस्था संगठन का काम सही तरीके से संचालित करना, व्यवस्थित ढंग से करवाना ही क्या काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो चीज़ें होती हैं जो मिल के काम करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाए, उसके लिए गाइडलाइन तैयार करे। जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में बर्थडे पार्टी है, आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आप एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम नहीं है सब कुछ देखने का आपके पास। तो आपने क्या किया, एक इवेंट मैनेजर है, उसको आपने मैनेजमेंट को काम सौंप दिया कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, ऐसी डेकोरेशन चाहिए, ऐसी लाइटिंग चाहिए, और आप मुझे करके दीजिए। तो वो ये सारा काम वो करेंगे, आप केवल उन्हें अपने बजट से या जो चीज़ें जो उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट है। और आप प्रशासन है, जो कि मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, उसे गाइडलाइन दे रहे हैं कि मुझे ऐसा काम चाहिए। क्लियर। अब दोनों मिलके जो काम करते हैं उसके मेन बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या आते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों को लेकर काम करते हैं। शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना। अब क्योंकि हम शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ी चीज़ें होंगी कि ये जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको बनाता है। ठीक है, इन नीतियों को कुशलतापूर्वक निर्धारित क्रियान्वित करना, कि जो पॉलिसीज़ हमने बनाई उनको हम सही से क्रियान्वित भी कर सकें। ठीक है, केवल कागजी वो नहीं बन के रह जाए नीतियाँ कि कागजों में ही ये चल रही हैं, सही में रिजल्ट नहीं आ रहा। एक्चुअल में हो तो ऐसा ही रहा है लेकिन एक्चुअल में मैनेजमेंट का काम यही होता है कि उनको ढंग से क्रियान्वित करना, अंत में इनका मूल्यांकन करना कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई, जिस तरीके से काम किया, उसका रिजल्ट कितना आया, जो हम चाहते थे वो मिला नहीं मिला। इन तीन चीज़ों को लेकर ये सारा काम होता है एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रशासन और प्रबंधन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों मिलके क्या करते हैं, परिणाम लाते हैं, आउटकम लाते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो लेकर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, ये एक पॉलिसी मेकर है, और मैनेजमेंट का काम होता है उन पॉलिसीज़ को लागू करना, निर्देशित करना, एग्जीक्यूट करना। और ये केवल एक आदमी का काम नहीं होता, पूरा एक संगठन होता है जो सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने कहा है, शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, वो क्या काम करता है, हमें चीज़ें तो उपलब्ध करवाता ही है, सामग्री, टीचिंग एड्स है, एबीएल किट है, लर्निंग मटेरियल्स हैं, है ना। लेकिन उसके साथ साथ मानवीय संबंध, जो मैनेजमेंट में हमारे जो लोग हैं जो कि काम करते हैं, काम को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, उन दोनों की व्यवस्था से संबंधित है, यानी व्यक्तियों को आपस में मिलकर काम करने से है। अब शैक्षिक प्रशासन व प्रबंध के उद्देश्य क्या है, कि जो शिक्षा संबंधी जो काम हम सोचते हैं उनको सही तरीके से संपन्न करवाना। ठीक है, नीतियाँ बनाकर उनको लागू करवाना, कि पॉलिसीज हमने बनवाई तो उनको लागू भी करवाना है। शिक्षा के काम में जो आदमी लगे हैं उनकी मदद करना, कि जो कि कर्मचारी हैं, हमारा स्टाफ है, उनकी मदद करना, डिफ़िकल्टीज आती हैं, किसी भी प्रकार के बैरियर्स आते हैं, उनको दूर करना। वित्त की व्यवस्था करना, इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, बच्चों के लिए बुक्स हैं,
या आपका जो स्टाफ है उसकी सैलरी है, या बाकी और चीज़ें जो भी व्यवस्था हम बच्चों को देना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, उसके लिए बजट की व्यवस्था करना। सभी कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत करवाना, कि जो कर्मचारी हमारे लगे हुए एम्प्लॉयज़ जो लगे हुए हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनको कितना काम करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, इसकी जिम्मेदारी का उन्हें पता होना चाहिए। क्षेत्र, अब इसके एजुकेशन मैनेजमेंट की फील्ड की बात करें तो जो हमारे काम है, जो उद्देश्य हमने सोचे हैं, जिसको लेकर हमने काम करना चलना शुरू किया है, तो वही तो क्षेत्र है, वही रास्ता हो गया हमारा, कि हमने सोच लिया कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है और यहाँ से होके जाना है ना, ये चीज़ें हमें बीच में करनी है, तो वही हमारे क्षेत्र हो गए। संस्था, समाज, कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना, कि संस्था में, समाज में, कर्मचारियों में कोऑर्डिनेशन कैसे रखेंगे वो करना। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करना, ये अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर काम करना और उसको लागू करवाना। अब फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले सिद्धांत आ जाते हैं हमारे। प्रबंध के सिद्धांत ही हमारे कार्य हैं, कि सिद्धांतों के आधार पर तुम कार्य करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जन्मदाता किसको माना गया है, हेनरी फेयोल को, जिन्होंने POCCC 5 घटक बताए हैं। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांड, C से कंट्रोल, C से कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग, हम प्लान करते हैं किसी काम को पहले, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, और फिर उसको कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं, फिर कंट्रोल भी करते हैं, काम का पूरा अपने ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग होता है कि हम सहयोग करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का और वर्णन किया, लेकिन मेन ये 5 घटक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो आता है वो लूथर गुलिक एवं लिंडाल उर्विक ने प्रबंध, है ना, तो मैनेजमेंट ने 7 कार्यों के आधार पे पोस्ट कॉर्ब कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया था, तो लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक इसके साथ थे। इन दोनों को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एक ही ऑप्शन दिया हुआ होता है, और इनके 7 कार्यों के आधार पे। अब ये इनसे बनता कौन सा, ये स्टार्टिंग लेटर्स हैं सभी के ना, तो इनको ऐसे याद कर लेंगे। पोस्ट कॉर्ब एक शॉर्ट फॉर्म होगी, और P से प्लानिंग, नियोजन, कि हम कार्य की योजना बनाएंगे। O से ऑर्गेनाइजिंग, ये कहीं ना कहीं हमारे हेनरी फेयोल से ही मिलता जुलता है, लेकिन उसी को और डेवलप कर दिया गया है ना आगे। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठन, पहले हम प्लान करेंगे, फिर एक संगठन बनाएंगे उस काम को करने के लिए लोगों से मिलके समूह में। फिर स्टाफिंग, नियुक्तिकरण करेंगे कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करेंगे। फिर डायरेक्टिंग, फिर उन लोगों को हम निर्देश देंगे, D से डायरेक्टिंग। CO से बन गया कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। कोऑर्डिनेट, समन्वय और सामंजस्य 2 चीज़ें होती हैं, हमें इसमें फ़र्क पता होना चाहिए। अब देखिए, एक तो होता है समन्वय करना और एक होता है सहयोग करना, है ना, कोऑपरेशन। तो उसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए घर में बच्चे के जूते टूट गए हैं, पापा को भी पता है और मम्मी को भी पता है, दोनों में भावना है कि हमें बच्चे के लिए जूते लेकर आने हैं। पापा मार्केट गए और उन्होंने सोचा यार निकल तो रहा हूँ, चलो यहाँ से जूते ले लेता हूँ, उसके टूट गए हैं ना, तो वो भी ले आए। मम्मी मार्केट गई सब्जी लेने, उन्होंने सोचा कि बेटे के जूते टूटे हुए हैं, चलो ले चलती हूँ, और वो भी ले आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में सामंजस्य नहीं था। घर दोनों पहुँचे तो दोनों ही 2 जोड़ी जूते लेकर आ गए। तो काम तो दोनों ने सोचा था, बच्चे के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ पे सामंजस्य दोनों में नहीं था। रिपोर्टिंग होता है रिपोर्ट बनाना, है ना, रिपोर्ट करना। बजटिंग होता है बजट बनाना। लास्ट में इवेल्युएशन भी एक एजुकेशनल मैनेजमेंट का काम होता है। इसके बाद आता है नेचर एंड फीचर्स, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की प्रकृति व विशेषताएं। तो ये नेचर और फीचर्स होता है कि ये किस तरीके का काम है। नेचर हो गई प्रकृति, स्वभाव, और फीचर्स हो गए उसकी विशेषताएं। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके फीचर्स पहले नोट करते हैं कि फ़ोन है, अच्छा इसके ये फीचर्स हैं, तो वो विशेषताएं। तो शैक्षिक प्रबंधन जो है बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ये कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि ये साइंस के प्रिंसिपल्स पर काम करता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है, ऐसे ही नहीं है। तो इसके फिक्स मतलब एक तरह से साइंटिफिक भी है, तो विज्ञान भी हो गया।
और कला क्यों है? क्योंकि इसमें अपनी रचनात्मकता, व्यवहार कुशलता, अपनी निर्णय क्षमता, इन सबको हम दिखाते हैं, निपुणता दिखाते हैं, तो जो कि कला है कि किस काम को कैसे किया जाना है, कितने अच्छे से किया जाना है। तो बोथ है ना आर्ट एंड साइंस। सामूहिक और संगठित मानवीय क्रिया है, ये हमें पता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी समूह में होता है और मैनेजमेंट भी समूह में होता है और संगठन में काम होता है। ऑर्गेनाइजिंग हेनरी लुथरगुलिक और लिंडाल उर्विक और हेनरी फ्योल तीनों ने ही बताया है। गोल सेंटर्ड कि इसका एक लक्ष्य होता है, गोल सेंटर्ड, गोल होता है लक्ष्य, सेंटर्ड केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है कि हम एक स्टार्टिंग से ही गोल लेके चलते हैं कि हमें ये काम करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, बच्चों को शिक्षित बनाना है, ये करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड, और उसके परिणाम के लिए भी हम केंद्रित होते हैं कि ये परिणाम हमें पाना ही पाना है। एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है कि हम इसको देख नहीं सकते, इस प्रक्रिया को केवल महसूस कर सकते हैं, इस संगठन को, ठीक है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक, निदानात्मक एवं उपचारात्मक है कि मीन्स हम कमियों को पहचानते हैं, फिर उनका रेमेडियल मतलब एक तरह से उपचार भी करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। संगठन जो हमारा बनता है मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों मिलके समस्या को समझते भी हैं और उसका उपचार भी करते हैं, दूर भी करते हैं। बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल्स हैं कि कई क्षेत्र हैं इसके मिलके, कई लेवल्स बनते हैं, है ना। अनुशासनात्मक, पूरा डिसिप्लिन भी होता है उसको प्राप्त करने के लिए। और प्रबंध साधन है, ठीक है। जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक साधन है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी काम को, जो हमारी डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उसको पाने का एक जस्ट साधन है, साध्य नहीं है, साध्य मोटिव नहीं है हमारा। मेन लक्ष्य क्या है शिक्षा का? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना। तो प्रबंध उसमें एक साधन का काम करता है। शैक्षिक प्रबंध के मूल तत्व, तो जे हार्टले ने 3 मूल तत्व बताए हैं इसके। आधा इनपुट्स, इनपुट होता है जो चीज़ें हम डालते हैं, जो काम आती हैं करने में ना, जैसे मानवीय, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं मेनली, मानवीय आधा, भौतिक आधा, निश्चित अपेक्षाएं। तो मानवीय आधा वो हो गई जो मनुष्य, जैसे हमारे शिक्षक है, विद्यार्थी हैं, प्रबंधक हैं, ये सारे इनपुट्स हैं। भौतिक आधा है भवन, फर्नीचर, मैदान, प्रयोगशाला इत्यादि। और निश्चित अपेक्षाएं हैं कि हमने जो जो एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है ना। प्रबंध प्रक्रिया दूसरा है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो काम कैसे करता है। विकास, बजट, कार्य विभाजन, संचार, कर्मचारी आदि का प्रबंध, ये सब मैनेजमेंट प्रोसेस में आ जाता है कि हम विकास के लिए कैसे कैसे काम करते हैं, बजट को कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कार्य को कैसे कैसे बांटा जाता है, संचार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, कर्मचारी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस काम के लिए, इन सब का प्रबंध मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया। प्रदाय हो गया आउटपुट्स, ये तो प्रदाय हमारा आउटपुट मीन्स जो हमें प्रबंधकीय उपलब्धियां मिलती हैं लास्ट में। इनपुट डालने के बाद आउटपुट आता है, बच्चे और शिक्षक, विद्यार्थी, भवन, फर्नीचर, मैदान, ये सारी चीज़ें मिलके फिर हमारे पास उपलब्धियां आएंगी कि बच्चों ने क्या सीखा। नवाचार, नवाचार में शिक्षक, विद्यार्थी और हमारी जो भी TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, ABL किट्स हैं, वो सब मिलके उससे हम नवाचार करते हैं, तो वो हमारा आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक प्रबंधन का कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। आगे हम और आगे भी बनाएंगे, तब तक आप इस सबको तैयार कीजिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका पार्ट जो है लूथर गुलिक और उसके प्रबंध के साथ कार्यों के आधार पे पोस्ट कॉर्प, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। धन्यवाद।